एक मिनट। हाँ ओके। तो आज हम लोग एक स्टूडेंट को इनवाइट करेंगे जिस जहां से लाइक देखो, आप तो हमसे तो डेफिनेटली पढ़ने के लिए आपको सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअली आपके जैसा जर्नी ये कर चुके हैं। एक मिनट है, एक मिनट। इसको थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा। हाँ ओके। तो ज्वाइन किया कि नहीं, एक मिनट। ओके। हाँ तो मैं ये बोला था कि देखो, स्टूडेंट से हमको पता चलता है, बहुत सारे आप में से बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर टॉपर से इंटरेक्शन सेशन कुछ कीजिए, ठीक है। तो उसके लिए भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि रिगार्डिंग परसेंटेज, सर मेरा इतना परसेंटेज है, मेरा होगा कि नहीं होगा। रिगार्डिंग ड्रॉप, एक साल ड्रॉप करना सही है नहीं है, इसके रिलेटेड जो है हम डिस्कशन करेंगे। कुछ कुछ बीच बीच में ना, मतलब 1-2 महीने में एक बार मैं कभी कभी आज जैसा हम लोग करेंगे, कभी कभी जो है मैं एक टॉपर को बुलाऊंगा जहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। आप अपना डाउट्स पूछ सकते हो डायरेक्टली कि क्या उनका स्ट्रेटेजी था, क्या था, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा। एंड मैं कुछ दिनों से देख भी रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कुछ चीजों को लेके, जो मैं क्लियर तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा डाउट बहुत सारे बच्चों के दिमाग में हुआ। जैसे आज एक स्टूडेंट का एक जगह पे सिलेक्शन हुआ, तो उस वो लाइक आप में से है एक स्टूडेंट, ठीक है। तो वो कंफ्यूज है कि उनको 1 साल का ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या परस्यू करना चाहिए। रिगार्डिंग सिमिलर डाउट बहुत सारे बच्चों के पास होता है कि क्या करना चाहिए। जो है 1 साल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, आरआई के लिए 1 साल का ड्रॉप लेना वर्थ इट है या नहीं है। सिमिलर काइंड ऑफ डाउट है, लेकिन थोड़ा 1-2 मिनट वेट करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, अगर लोगों ने ज्वाइन किया तो विल स्टार्ट। ओके, जस्ट मैं कॉल करके एक बार इनवाइट कर लेता हूँ। 1 मिनट, हाँ जस्ट 1 मिनट। आप अपना सारा डाउट्स उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, आई थिंक दे विल ज्वाइन। ओके, यस। देखो, किसी को कुछ डाउट है तो पहले आप लाइक पूछ सकते हो, लाइक रिगार्डिंग योर करियर डिसीजन, जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो, जिसमें आपको लाइक बहुत लाइक बोल नहीं पा रहे हो, डाउट पूछ नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज्ड हो रिगार्डिंग इस तरह का कुछ भी अगर है आपके दिमाग में, तो यू कैन डेफिनेटली लाइक आस्क मी। ओके, 1 मिनट। हेलो। हाँ देखो, हाँ किसी को भी ना कभी भी किसी भी तरह का डाउट होगा कैरियर रिलेटेड, तो आप जो है मुझे ही पूछ सकते हो और बाकी टीचर से भी आराम से पूछ सकते हो। ओके, क्लियर? यस और नो, एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आज हम लोग एक स्टूडेंट को इनवाइट करेंगे जो कि आरआई भुवनेश्वर में अभी एडमिशन ली है, ठीक है। मैंने सुबह एक वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर कि उसका परसेंटेज 60% के अराउंड था, 60-65 के बीच में था। एंड बाकी सारा चीज वो खुद बताएगी, ठीक है, कैसे उसने प्रिपरेशन किया, क्या स्ट्रेटेजी था, ठीक है। ओके, तो आप भी अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। लाइक जो चीज आप एज ए स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट से पूछना ज्यादा प्रेफर करोगे, तो आप उससे पूछ सकते हो अपना डाउट। ओके, शायद उनका कुछ काम था तो वो 1-2 मिनट में ज्वाइन करेंगी अभी। ओके, आप भी जो भी डाउट होगा पूछ सकते हो। जैसे मैं ये सेशन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स का सिमिलर काइंड ऑफ डाउट, सिमिलर काइंड ऑफ कंफ्यूजन, एंड करियर को लेके कंफ्यूजन रहना बिल्कुल भी सही बात है, ठीक है। लेकिन
आपको ज्यादा डरने से या ज्यादा कंफ्यूज रहने से ज्यादा बेटर किसी से पूछ लो, गाइडेंस ले लो, एंड उसके बाद जो है आप डिसीजन ले लो, ठीक है, एंड स्टेप ले लो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बस डर के ना मतलब प्रिपरेशन ही नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं प्रिपरेशन, गिव अप कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए। ओके ओके so our other teachers are also there, Abhijit sir and Prashant sir is also there, okay, they will also join, उनको भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। तो ये एक तरह से टीचर स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेक्शन सेशन है, एंड इसमें कुछ एक स्टूडेंट को हमने इनवाइट किया है जिससे बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बीच बीच में हम लोग ऐसे करते रहेंगे। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है अभी तक, जो भी आपने प्रॉब्लम फेस किया या जो भी दिक्कत है क्लियर करना है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट स्पेशली जो पहली बार ज्वाइन करते हैं डिजिटल लर्निंग एकेडमी को, तो उनके दिमाग में डाउट रहता है कुछ कुछ जो कि सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मतलब डेफिनेटली डाउट रहना सही बात है। ओके तो ओके सो वेलकम अभिजीत सर, Thank you, sir. एंड प्रशांत सर इज आल्सो देयर नाउ। सो सर हम इनवाइट करते हैं मीनाक्षी को, मीनाक्षी हैज जॉइन नाउ। मीनाक्षी को like we will ask a lot of questions regarding preparation strategy, आप भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो मीनाक्षी, हाँ पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मीनाक्षी इज फ्रॉम झारखंड, ओके, एंड 2 ईयर बीएड के लिए वो प्रिपरेशन कर रही थी, एंड लाइक मीनाक्षी ऑल्सो क्लियर स्टेट बीएड एग्जाम। तो स्टेट बीएड एग्जाम सी ऑलरेडी ज्वाइन, मतलब वो स्टेट बीएड ज्वाइन कर चुकी थी, स्टिल she prepared for this exam, RI के लिए उसने फिर भी प्रिपरेशन किया, and she cracked this exam in first rank from all over झारखंड कैटेगरी में फर्स्ट रैंक आया, ठीक है। RIC का सिलेबस सबके लिए सेम है, ठीक है। आप 2 ईयर बीएड के लिए प्रिपरेशन करो, इंटीग्रेटेड के लिए प्रिपरेशन करो, एंड एमएड के लिए प्रिपरेशन, सबके लिए सेम सिलेबस है, बस लेवल थोड़ा बहुत अलग अलग होता है, क्वेश्चंस पेपर जो है अलग सेट का आता है, ठीक है। एंड दूसरा चीज ये है कि प्रिपरेशन भले आप किसी भी एग्जाम के करो, लेकिन स्ट्रैटेजी लगभग सारे एस्पिरेंट्स के सेम होते हैं, ठीक है। पढ़ने का तरीका, टीचर्स को बिलीव करने का तरीका या अपना सेल्फ डिसिप्लिन सबके लिए लगभग सेम होते हैं। तो वी विल लिसन फ्रॉम हर, ओके। मीनाक्षी, आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट लाइक शेयरिंग योर जर्नी रिगार्डिंग। आप पहले अपना कैमरा ऑन कर लो, ठीक है, माइक एंड। अभिजीत सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? Good evening, everyone. So, like one day, Very good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. So many of you are aware about like Meenakshi Bharti. So in one of the live class, I invited her because many of the students were having so many questions about their career marks and all, right? So I thought of like suddenly this came into my mind, and I asked Meenakshi to join the class, and she explained very well. Okay, so before she said something, let me tell you, she has only 60. I won't say she only, like she got 61 or approx 62% of marks in her graduations, right? So क्या बच्चे सोचते हैं कि 80% लाएंगे, 90% लाएंगे तो एग्जाम क्लियर करना काफी आसान होगा, राइट? क्योंकि 60% मार्क्स आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है RIC, एंड द 40% वेटेज इज फ्रॉम योर करियर मार्क, राइट? सो सी इज द लाइव एग्जाम्पल दैट कि अगर आपका परसेंटेज कम है, इवन दो you can get a good rank. Okay, she got a first rank in state ranking, okay, and overall ranking 11, I guess. Okay, and she was studying in her B.Ed college already. She has completed one of the semester. She was going for teaching practices. Okay, I won't be saying those things. Let's hear from her only. Okay, that will be a better idea. Okay, so Meenakshi, if you are comfortable, you can switch on your mic. Hello, sir. Hey, if you are comfortable also, you can switch on your camera as well. कैमरा एज वेल, यस, कैमरा भी ऑन कर लो ताकि बच्चे देखेंगे। एंड आप अगर देखो, एक चीज है कि RI में आ चुके हो तो मैं चाहता हूँ कि देश भर के लोग आपको जाने, ठीक है। ये सुनो, आप एक नेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो आई विल डेफिनेटली, मतलब मैं चाहता हूँ कि सब लोग आपको जाने, आपके जर्नी के बारे में जाने, आपसे इंस्पिरेशन, आप इंस्पिरेशन तो आपसे इंस्पायर हो, ठीक है। तो यस मीनाक्षी,
कॉन्ग्रेचुलेसन वंस अगेन, ऑलरेडी तो हम डिस्कशन कर चुके हैं। आई थिंक पहली बार मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पहली बार मीनाक्षी को देख रहा हूँ, ठीक है। मैं इन पर्सन कभी हम लोग मिले भी नहीं है, बस फोन पे भी शायद आज ही बात हुआ, ऐसे व्हाट्सएप पे ही डिस्कशन हुआ था, एक दो बार शायद फोन पे बात हुआ होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पे ही जो लाइक जो भी डाउट्स है व्हाट्सएप पे पूछती थी एंड मैं उसको बताता था। जब भी उसका सिलेक्शन भी हुआ तो व्हाट्सएप पे उसने इन्फॉर्म किया था। तो पहली बार मैं देख रहा हूँ लाइव, ठीक है, आप सब भी मेरे साथ, मतलब ओके। तो वेलकम टू डिजिटल लर्निंग वंस अगेन, ठीक है, एंड थैंक यू फॉर गाइडिंग आवर स्टूडेंट एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन कि आपको फर्स्ट रैंक मिला। नॉट ओनली यू गॉट सिलेक्टेड बट आल्सो फर्स्ट रैंक इन आरआई फ्रॉम झारखंड कैटेगरी। तो Besides सबसे having like 62% as a career mark, also she got first rank. यस So यस यस it is a motivation for all of us, right? यस Not saying for you, even for us, right? She is यस यस इवन फॉर अस, राइट सर, बिकॉज देखो मैं भी शायद आपके जगह पे होता ना तो मैं भी डेफिनेटली घबराता, मैं भी डेफिनेटली सोचता कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मेरा करियर में 74% था 12th में एंड हो गया था सिलेक्शन। लेकिन ग्रेजुएशन में लाइक या किसी भी, मतलब ग्रेजुएशन हो या 12 में हो, 60% के अप्रोक्स होता तो मैं भी घबराता। तो हमारे लिए भी एक इनफैक्ट इंस्पिरेशन है वो, ठीक है। तो मीनाक्षी आपसे सबसे पहले हम सवाल पूछेंगे कि आप लाइक आरआई के बारे में आपको सबसे पहले कैसे पता चला, ठीक है। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर थैंक यू सो मच फॉर द विशेस और इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी थैंक यू सर। वेलकम। be comfortable, don't worry. आराम से बात करो, ठीक है, आराम से, बिल्कुल आराम से बात करो। हाँ Go on. यस यस सर, आरआई के बारे में सर मुझे पता चला, मेरे एक रिलेटिव थे, मतलब मेरे मैटरनल अंकल ने बताया आरआई ये इसके बारे में सर। और मैं जब जेएनपी में थी सर तो वहाँ पे इंटर्नशिप में आरआई के बच्चे आते हैं। यस यस सर तो मैं उस टाइम 12th में थी, उसी टाइम स्टार्ट हुआ था ये फर्स्ट बैच। तो उसी टाइम पहली बार बच्चे आए थे, तभी मुझे पता चला आरआई के बारे में। और फिर जब उनका इंटर्नशिप खत्म हो गया था सर तो यहाँ से कोई टीचर गए थे, तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी आरआई के बारे में। अच्छा, तो आप आरआई और टीचिंग प्रोफेशन दोनों को एक साथ मतलब पसंद करने लगे, इन्फ्लुएंस हुए, या पहले आप टीचर बनना चाहते थे बचपन से, या टीचर बनने के लिए कब चाहे, बेसिकली ये पूछना चाहता हूँ। सर टीचर बनना तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ, पर बचपन में ऐसा कुछ नहीं सोचा था टीचर बनने के बारे में। पर आरआई के बारे में मैं पहले इन्फ्लुएंस हुई, और घर पे ही मेरे मतलब टीचर्स हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा टीचिंग इंस्टिंक्ट मतलब अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, ओके। तो उसके बाद हाँ देखो, एक चीज है, मैं सबको ये चीज बताना चाहूंगा कि आरआई का सबसे मतलब जो मुझे लगता है सबसे खास चीज ये है कि हम जिस बैच से थे 2018 में ना, आप 12th 2018 में थे, ये सुनो, आप 2018 में ही 12th में थे ना मेरे हिसाब से, या 17 में? सर मैं 12th में 18 में थी। हाँ 18 में, तो सबसे पहला बैच हम ही लोग हैं, ठीक है। मतलब 2018 में ही सबसे पहली बार आरआई के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए जेएनवी भेजा गया, हम लोग पहली बैच है, ठीक है। मैं भी एक जेएनवी में गया था, जेएनवी अनुगुल करके है उड़ीसा के अंदर, मैं वहां गया था, मेरे और भी दोस्त थे जो डिफरेंट डिफरेंट जेएनवी में गए थे, ठीक है। तो सबसे पहली बार जो है 2018 में स्टार्ट हुआ था एंड शी वाज इन क्लास 12 एट दैट टाइम। तो आरआई के लिए सबसे मतलब जो बिगेस्ट मुझे लगता है एडवांटेज ये है कि आरआई के स्टूडेंट को एक ऐसे स्कूल में एक्सपोजर मिलता है इंटर्नशिप करने का, जो कि इंडिया में बहुत फेमस है। स्पेशली फेमस होने के पीछे रीजन ये है कि जेएनवी के जो बच्चे होते हैं बहुत बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत रूट से निकल के आते हैं पूरा, ठीक है। आप सबको पता होगा जेएनवी जो है वो लाइक रूरल एरियाज के बच्चों को, ये क्वेश्चन भी आता है आरआई में, ये सुनो, जेएनवी से जो मतलब कौन पढ़ता है जेएनवी में, रूरल एरियाज के स्टूडेंट मेनली। तो जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है, ठीक है। तो जेएनवी एक फ्री ऑफ
कॉस्ट एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन बोल सकते हो, सीबीएसई जो अफोर्ड नहीं कर सकते गांव के बच्चे, उन तरह के बच्चों को पढ़ा रहा है। तो मेन चीज ये है आरआई का कि जब आप उस टाइप के एनवायरनमेंट में जाके इंटर्नशिप करते हो ना, आपको बच्चों के अंदर ना एक, मैं खुद मतलब मैं एक चीज मैं आपको लाइक ये बोलूंगा, मेरा अभी तक जीवन में सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर कुछ आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि ये सबसे बड़ा लाइक मेमोरेबल इवेंट क्या था, मुझे बोलोगे ना, तो जेएनवी पे मैंने जो इंटर्नशिप किया था ना, हमारे टाइम 1 महीने का इंटर्नशिप था, उसके बाद वो 4 महीने का होगा, तो सबसे बड़ा लाइक मेमोरेबल इवेंट मेरा जेएनवी का इंटर्नशिप था। बहुत अच्छा लगता है, आपको इतना अच्छा से ट्रीट किया जाता है बच्चों के द्वारा कि आपको लगेगा आप रियल टीचर हो, एंड आप वहाँ जो परमानेंट टीचर होते हैं उनसे भी ज्यादा आपको रेस्पेक्ट मिलता है जेएनवी में जब आप इंटर्नशिप करने जाते हो, तो एक बहुत बड़ा ये है। तो यस, तो मीनाक्षी, तो आप जो है 12th से ही आपको आरआई के बारे में पता चला एंड टीचिंग के बारे में, उसके बाद जो है आप इन्फ्लुएंस्ड हुई, एंड फिर आपने उसके बाद आपका क्या कैसा जर्नी था 12th के बाद, उसके बाद आपने प्रिपरेशन किया था आरआई के लिए? यस सर, मैंने किया था। मैं जब वो उस टाइम इंटर्नशिप में देखी थी सर बच्चों को, मतलब टीचर्स को, और हमें तो नहीं पढ़ाए थे वो लोग, पर जूनियर्स को पढ़ाए थे, तो उनका टीचिंग तो मैंने देखी थी, पर उनके जो टीचर आए थे वो जब हमारे मॉर्निंग असेंबली में स्पीच दे रहे थे, तो मैं थोड़ा सा वो मतलब उनको बहुत बहुत अच्छा लग रहा था उनको देख के, मतलब उनका स्पीच से मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई थी। तो फिर मैं मतलब वो देख के मैं फिर उतना भी नहीं सोची कि आरआई में जाना है, या फिर आरआई के बारे में उतना भी आइडिया नहीं हुआ। पर फिर मेरे मतलब मेरे मैटरनल अंकल ने बताया कि आरआई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसमें अप्रोच कर सकते हो और फिर प्रिपरेशन। तो फिर मैंने इंटीग्रेटेड मतलब के लिए भी एक बार ट्राई किया था, एग्जाम मैं देकर आई थी सर, पर उस टाइम तो नहीं हुआ था। और उस टाइम ऐसे इतना ये भी नहीं था कि हम लोग ऑनलाइन कोचिंग वगैरह या फिर ऑनलाइन कुछ भी स्टार्ट हुआ था, उस टाइम ऐसा में कुछ नहीं था, नहीं। कुछ 2019 में कुछ भी और नहीं था। आरआई के बारे में उतने कुछ इन्फॉर्मेशन भी उतना नहीं था सबके पास। हम्म। ओके, तो 2018-19 में कोई वीडियोस भी इसके ऊपर नहीं बनाते थे, तो लोगों को पता ही नहीं था। मतलब मैं अगर 2015 का बात करूंगा तो मुझे भी सडनली कहीं से पता चल गया, ऐसे मतलब ऐसे कोई मतलब कोई रिलेटिव ने बता दिया, मुझे पता चल गया, और मैं लकीली जो है आरआई में मतलब मेरा एडमिशन हो गया। ठीक है, तो बहुत कम नॉलेज था लोगों को। अभी हमने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, बहुत लोगों को फिर नॉलेज मिलने लगा, एंड आरआई का क्रेज जो है अभी डेफिनेटली बहुत, नहीं तो कट ऑफ या क्वेश्चन लेवल भी अगर आप देखोगे आरआई का पहले बहुत इजी था, अभी क्वेश्चन लेवल ऊपर ऊपर करते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन 2019 के पहले का ईयर्स के कंपैरिजन में लॉकडाउन के बाद 2021-22 में क्वेश्चन लेवल बहुत हाई हुआ है जो पहले आते थे उसके कंपैरिजन में। ओके, तो ओके मीनाक्षी, तो आपने फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया? यस सर। हाँ, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया? सर मैंने अपने सिटी कॉलेज से किया ग्रेजुएशन, हम्म। गिरिडीह फिर कॉलेज गिरिडीह। यस सर। हम्म। ओके, उसके बाद आपका स्टेट, हाँ यस बोलो। यस सर, गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह बीबीओ से एफिलिएटेड कॉलेज है, हम्म। उससे मैंने ग्रेजुएशन किया। तो फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फिर मुझे फिर अब व्हाट टू डू, तो फिर मुझे मतलब एक्चुअली सर मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर जो हैं वो भी टीचर हैं, तो अब ग्रेजुएशन के बाद तो सबको लगता है कि किस करियर पे अप्रोच करना चाहिए, तो मुझे लगा कि हाँ उस टाइम जो मैंने छोड़ दिया था तो मुझे उसमें अप्रोच करना चाहिए। तो मेरे नाना जी ने मुझे मोटिवेट किया इसके लिए। तो उस टाइम में ग्रेजुएशन रिसेंटली आई कंप्लीटेड एंड स्टेट बीएड एंट्रेंस एग्जाम आई क्लियर्ड दैट टाइम, and I secured approximately uh, 57% in that entrance exam, and I got semi-government college. Then I thought that I can do better in this field. Actually, 57% was good, and semi-government college was also good. And I thought that if I will work hard, then I can get RI also. यस यस। ओके, तो आप फिर वो उस कॉलेज में पढ़ाई करते टाइम बीएड के फर्स्ट ईयर में आप फिर ज्वाइन किए डीसीएस लर्निंग को। ओके, आपको डीसीएस लर्निंग के बारे में कैसे पता चला? सर डीसीएस लर्निंग के बारे में फिर वही मुझे तो मतलब अपने मामा जी से पता चला था डीसीएस लर्निंग के बारे में, उन्होंने बताया था। अच्छा अच्छा, ओके।
Okay, तो आप just a second, sir. Oh, यस okay. सर. Sorry to interrupt. Like, okay, Meenakshi, just tell me, like in clearing your examination, okay, RI, you got one rank, okay. So you are happy, of course, okay. Anyway, you got a seat in RI. So I'm asking, like, how DCS was helpful for you to clear the exam, and how exactly you did in your preparation, whatever time you devoted for your preparation, 3 4 months or 6 months, like यस yes, मतलब you were क- already enrolled in a B.Ed college. There is too much of work in B.Ed college, like writing assignments, doing some project work, and then like you have to be involved in many multiple activities at a time, right? So how you manage your preparation and how DCS was helpful for your preparation? हाँ. Okay. मतलब सबसे पहले आपने डिसीजन लर्निंग को लाइक कब से ज्वाइन किया था, कब आपने डिसीजन लिया फाइनली कि अभी हमको ज्वाइन करना चाहिए कोचिंग, ठीक है, कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ी, एंड फिर उसके बाद आपने जब डिसीजन लर्निंग को ज्वाइन किया तो आपको कितना हेल्प मिला, कितना सिलेबस किस तरह से कंप्लीट किया गया, आपको क्या सपोर्ट मिला, जो भी आपको मिला ऑनेस्टली आपको यहाँ पे शेयर करना है. ओके. यस सर. यस. सर मैंने मतलब मैं जैसे जैसा कि मैंने अभी बताया, वो मैंने स्टेट बीएड दिया तो वो एक टर्निंग पॉइंट था कि स्टेट बीएड में मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं. अभी मैंने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उसके बाद इतने मार्क्स आ रहे हैं जो कुछ बिना पढ़ाई किए ऐसे ही दे दिए थे उस टाइम. तो उसमें इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे लगा कि थोड़ा और हार्ड वर्क करने से तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो आरआई भी मुझे मतलब मैं ट्राई मिल कर सकती सकता हूँ है. आरआई की. यस सर. तो वो मेरा मोटिवेशन था. तो फिर मुझे डीसीएस लर्निंग के बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि इसमें ज्वाइन कर लेते हैं. एक्चुअली सर तो मतलब और भी ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा प्रिपरेशन, ये सोच के मैंने ज्वाइन किया डीसीएस लर्निंग को. तो मैंने सर नवंबर में डीसीएस लर्निंग को ज्वाइन किया और यस. सर उसके बाद मैं उस टाइम नवंबर एंड दिसंबर तो मैं सिर्फ डीसीएस लर्निंग को मतलब मैं कोचिंग मतलब क्लासेस कर रही थी, रेगुलरली क्लासेस कर रही थी और कुछ क्लासेस मेरे मिस हो गए थे तो मैं क्लासेस उस टाइम कर रही थी. और फिर जब जनवरी से मेरी बीएड की प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो गई थी. जनवरी से प्रॉपर बीएड की क्लासेस चल रही थी, मतलब 6 आवर्स मैं क्लासेस करती थी और फिर क्लासेस से आने के बाद उनका होमवर्क और वो सब करती थी और फिर असाइनमेंट मतलब प्रॉपर क्लासेस करने के साथ साथ मैंने फिर ये प्रिपरेशन किया है. तो मैं कहूँगी कि सर डीसीएस लर्निंग की वजह से ही एक्चुअली पूरा ये कैरी ऑन हो पाया है, वरना मैं क्लासेस की वजह से उसी में उलझ जाती और नहीं हो पाता. मुझे लगता है ऐसा. मैं मतलब क्लासेस की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई सर. ओके. और देखो मतलब ये डेफिनेटली सी इज एन इंस्पिरेशन बिकॉज कि इतना सारा मतलब 6 घंटे का क्लास जैसे वो बोल रही है, एंड उसमें भी नवंबर में ज्वाइन किया था, ठीक है, नवंबर, आप तो अभी लाइक बहुत पहले से ज्वाइन किया हो नवंबर में, और नवंबर से लगभग 6 7 महीने का टाइम रहता है एग्जाम तक, विथ 6 6 आवर्स ऑफ कॉलेज, उसका असाइनमेंट, इतने सारे जो प्रैक्टिकल्स वगैरह सब कुछ होते हैं, उसके साथ आपने कैसे मैनेज किया. मतलब ठीक है, डिजिटल लर्निंग के बारे में तो आप बोलोगे, आप हमारे स्टूडेंट तो डेफिनेटली बोलोगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ या हमारे स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या स्ट्रेटेजी था. क्लासेस तो हम करते थे 8:30 से 10 बजे के बीच में, या कभी कभी 2 क्लासेस होता था, या कभी कभी हमने 3 क्लासेस भी किया दिन में, लेकिन आपका क्या, आप कैसे मैनेज करते थे, आप कैसे प्रिपेयर करते थे, वो चीज बताइए. यस सर. हाँ. सर मैंने कोचिंग मतलब सर क्लासेस स्टार्ट होने के मैंने थोड़े दिन बाद कुछ मतलब स्टार्ट किया था, तो उस टाइम कुछ क्लासेस हो चुकी थी. तो फिर मुझे वो रिकॉर्डेड मतलब मैनेज करना था, तो वो मैंने किया, रिकॉर्डेड मैनेज किया. उसके बाद फिर जब मेरी प्रॉपर क्लासेस होती थी मैं, लेकिन क्लासेस को ये मतलब स्टिक टू क्लासेस थी, मतलब मुझे मतलब ऑनेस्टली मैं ये क्लासेस करती थी मतलब डिसिप्लिन वे में कि मुझे ये क्लासेस करनी है. जितनी भी क्लासेस होती थी मैं लाइव क्लासेस अटेंड करती थी सर. अगर फिर ज़रूरत होती थी तो मैं रिकॉर्डेड दिखती थी, लेकिन लाइव ज़रूर मैं अटेंड करने की कोशिश करती थी. पर जो डे क्लासेस होते थे उनमें मेरी क्लासेस होती थी कॉलेज में, तो वो मैं नहीं कर पाती थी, फिर मैं वो बाद में उसको कवर करती थी. एंड यस. तो मैं ऑनेस्टली मैं भी ये चीज बोलूंगा कि मैंने कभी भी मीनाक्षी को एब्सेंट नहीं देखा, ठीक है, डेली हर एक क्लास में मैंने मीनाक्षी को प्रेजेंट देखा, क्योंकि हम लाइव जो गूगल मीट में क्लास करते हैं तो साइड में कुछ बच्चों का नाम दिखता है, ठीक है, सबका नाम तो साइड में नहीं दिखता है, कुछ बच्चों का नाम जो ऊपर ऊपर आता है, जो डाउट्स पूछते रहते हैं या डेली बेसिस पे अटेंड करते हैं,
तो मैं बीच बीच में जब कमेंट्स भी या जो आप जो आंसर देते हो मैं देखता था, तो मीनाक्षी डेली सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास नहीं, इंग्लिश और रीजनिंग में भी मीनाक्षी ने डेली क्लास किया। ये बिल्कुल सच है, ठीक है। तो सी लाइक जो बोल रही है वो बिल्कुल कि हर एक दिन लाइव क्लास अटेंड करती थी। एंड लाइव क्लास का क्या बेनिफिट था आपके लिए? सर लाइव क्लास तो मैं मतलब करती थी, तो मुझे लगता था कि मुझे मिस नहीं करना है। क्लासेस में ही बहुत ज्यादा मतलब क्लासेस की वजह से ही मुझे लगता है कि प्रिपरेशन कुछ इतने अच्छे से हो पाया। तो मैं क्लासेस में ज्यादा ध्यान देती थी, सेल्फ स्टडी फिर थोड़ा बहुत भी करने से हो जाता था। तो यस, मतलब एवरीथिंग इज इनसाइड द क्लास, मतलब आपको सब कुछ क्लास में गाइड कर दिया जाएगा। जो भी डाउट यस, है नहीं है, कौन सा चीज पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन सी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना, तो वो सब चीज डेफिनेटली आपको मिला होगा। हाँ। क्लासेस में ही मतलब कि टीचर्स इतने मोटिवेट करते थे, सर आप लोग इतना मोटिवेट करते थे। और हम्म। कोई भी डाउट होता था, वो भी डाउट तो फिर ठीक है, लेकिन अगर इमोशनली या फिर कुछ लग रहा है कि नहीं हो पाएगा उस टाइम भी, मैं सर क्लासेस जब भी करती थी और जब भी ये सब बात होता तो मैं ये जरूर पूछती थी कि सर करियर मार्क्स कम है तो भी सिलेक्शन का चांसेस है। ये डाउट मेरा कॉमन रहता था सर हमेशा। हाँ हाँ हाँ, तो मैं हमेशा बोलता था कि मेरा एक दोस्त था, ठीक है, जब हम 2015 में पहली बार आरआईसी का एग्जाम हुआ था, तो मैं पहला बैच का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा एक दोस्त था जिसका 60% मार्क्स था, ठीक है, 60%, एग्जैक्टली 60, ठीक है, 60%। एंड ही वाज भुवनेश्वर, आरआई भुवनेश्वर का टॉपर था वो, मतलब ऑल आरआई भुवनेश्वर रैंक 1 था, इवन 60% मार्क्स, ठीक है। आरआई बीबीएसआर रैंक 1 था, वो भी पीएच कैटेगरी का था, फिर भी उसका रैंक 1 था, मतलब वो पीएच का रिजर्वेशन नहीं लिया था, वो उसका रैंक 1 आया था, ठीक है। ये होता है, मतलब अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो ना, तो कैरियर का मार्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू, मतलब आपका सॉरी आपका एंट्रेंस का मार्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरियर का ये नहीं। तो डरना नहीं है, जितना भी परसेंटेज है डरो मत, प्रिपरेशन करो, पूरा आपका बेस्ट लगा दो, सिलेक्शन डेफिनेटली हो पाएगा। मैं सब सारे बच्चों को बोल रहा हूँ जो भी कंफ्यूज रहते हैं, जो भी डरते हैं उनके लिए। ओके, यस। तो सर अभिजीत सर आप अभी पूछिए, मैं तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया। Okay, so Meenakshi, like almost you told like you attended the classes regularly. Even like see, nowadays what happens कि सीट्स कम है तो बच्चों को हमेशा लगता है कि मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, उसकी वजह से क्या कि बहुत से बच्चे अपना प्रिपरेशन को थोड़ा लूजन अप कर देते हैं, राइट? तो लाइक यस हाउ सर। यू आर सजेस्टिंग अदर स्टूडेंट अबाउट द प्रिपरेशन? तो सर क्लासेस में आप लोग इतना मोटिवेट करते थे, आप मोटिवेट करते थे, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि बीच में मतलब ऐसे छोड़ देना चाहिए, ऐसा तो नहीं लगा। क्योंकि फिर लगता था वैसा, तो फिर लगने फिर आप लोग मोटिवेशन हमेशा क्लासेस में मिलती थी सर। आपने एक बात कही थी मुझको, मतलब क्लास में बोली थी आपने ये बात कि अगर आपके मार्क्स भी कम है तो आपको क्या करना है कि थोड़े 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा सही करने हैं, तो फिर आप बीट कर सकते हो या फिर कॉम्पिटिट कर सकते हो, उसमें स्टैंड कर सकते हो। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी जैसे जो होता था कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है या फिर इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी नहीं आ रही है, तो भी आप जैसे रेगुलरली मोटिवेट करते रहते थे हमें क्लासेस में डेली। पहले पहले हमारे जो रेगुलर डाउट्स होते थे, जो कंफ्यूजन होता था, जैसा लग रहा है वो एक्सपीरियंस उसको क्लियर करते थे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते थे। और जोगेश्वर सर, प्रशांत सर भी आरआई के बारे में बताते थे कि ये अच्छा है, रेगुलरली बताते रहते थे, तो और भी मोटिवेशन आते रहता था सर। एंड ओके, प्रशांत सर, यस यस अभिजीत सर अब पूछिए आप, फिर प्रशांत सर को भी बुलाएंगे। Okay, good. सर और Mhm. प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी मतलब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे कोई भी एग्जाम को फेस करना चाहिए, उसमें जो मोटिवेशन मिला उससे। Okay, good. Uh, okay, like oh, okay, so it's nice. So you think it's worth being in the classes, right? For the preparation. आपको लगता है कि हाँ आपने क्लासेस किया तो ये काफी हेल्पफुल था आपके प्रिपरेशन के लिए? यस सर, एक्चुअली मैं क्लासेस ही ज़्यादा अटेंड करती थी। फिर मैं क्लासेस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ती थी कि हाँ ये क्लास में हुआ है तो आज मुझे ये थोड़ा रिवाइज करना है।
So basically the classes kept you on your track of the preparation, right? Yes, sir. If someone is asking how much was her overall percentage, so what was your overall percentage Sir, in our rank? overall and RI rank, ओवरऑल परसेंटेज सर मैंने देखा था, आज ही मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया, क्योंकि मैं बहुत दिन से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि मीनाक्षी सर के साथ एक करेंगे, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। तो मैं सोचा कि चलो पहले कि मैं रिकॉर्डेड बनाता हूँ, तब मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा कि मैं ये करूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या होता है, मैं बहुत ज्यादा टाइम ना बिजी रहता हूँ बस आपके लिए क्लासेस प्लान करने के लिए, टेस्ट बुक्स बनाना, ये सब चीज। तो मैं ज्यादा लाइक पॉपुलर कराने में या मतलब इंटरव्यू करके लाइक जो भी प्रमोशन वगैरह कुछ लोग सोचते, तो मैं बिल्कुल कर नहीं पाता हूँ। आप 3 साल से देख रहे हो हमको, तो मैं सोचा कि चलो करना ही है, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ हम नहीं है, अभी जो लेटेस्ट जो बच्चे निकल के जा रहे हैं वही एग्जैक्ट एक्चुअल मोटिवेशन आप लोगों के लिए ज्यादा है। तो इसीलिए पहले किया। तो मैं देखा 68 पॉइंट समथिंग था ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल 68 या 16 समथिंग था। उसमें 25 पॉइंट समथिंग था कैरियर का परसेंटेज से, एंड 42 पॉइंट समथिंग था आपका इसमें, ठीक है। तो देखो कट ऑफ फिर भी 68 पॉइंट समथिंग लाके भी रैंक 1, इसका मतलब क्वेश्चन लेवल डिफिकल्ट है। एंड ये चीज मैं डेफिनेटली बोलूंगा, विदाउट प्रिपरेशन एग्जाम निकालना बिल्कुल इम्पॉसिबल है अभी, ठीक है। अभी के जो क्वेश्चन जिस तरह का आ रहे हैं ना, विदाउट प्रिपरेशन एग्जाम निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है। आप स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ के भी कर सकते हो, अच्छे से टेस्ट दे के कर सकते हो, लेकिन क्लासेस डेफिनेटली आपको रियल लाइफ जो है एग्जाम्पल्स, रियल फीलिंग्स आपको देंगे, लगेगा कि आप रियल क्लास कर रहे हो, ये डेफिनेटली। तो मीनाक्षी, आपको टेस्ट सीरीज का कैसा बेनिफिट हुआ, एंड आल्सो टेल अबाउट स्टडी मटेरियल। यस सर। सर मैं स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज को क्लासेस से सप्लीमेंट करके पढ़ती थी। मतलब मैं थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ बता देती हूँ। मतलब जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का जो बुक था और क्लासेस थी, तो मैं क्लासेस करती थी और बुक को लाइन बाय लाइन उसमें नोट्स करती जाती थी बुक्स में, और वो मैं स्टडी मटेरियल वैसे मैंने कवर किया। और स्टडी मटेरियल सर एक्चुअली मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का वही अप्रोच की थी, क्लास और स्टडी मटेरियल, उसको मैंने कवर किया था सारे चैप्टर्स को। और वो सारे चैप्टर पढ़ने के बाद मतलब कुछ भी कॉमन जैसे चीजें होती है ना, कि जैसे जनरल नॉलेज जैसे आप बताते थे क्लासेस में, तो वो क्लियर हो जाता है एक बेसिक कंसेप्ट की सारे क्वेश्चंस में ये चीज कीवर्ड्स को ध्यान में रखना। आप हमेशा क्लासेस में कीवर्ड्स बताते थे, तो ये कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है, तो वो कीवर्ड्स मिल जाता है और पूरा कवर हो जाता है स्टडी मटेरियल में। तो स्टडी मटेरियल ने वैसा हेल्प किया सर। और फिर अबाउट इंग्लिश का मैं स्टडी मटेरियल सर मैं पहले नहीं कवर किया था। पहले मैं क्लासेस करती थी और क्लास नोट्स जो मिलते थे वो करती थी, उनको मैं रिवाइज करती थी और क्लासेस करती थी। उसके बाद स्टडी मटेरियल सर ने कवर कराया क्लास में, तो उसके बाद मैं साथ साथ में करती गई उसको। और फिर रीजनिंग का जो प्रशांत सर ने क्लासेस में बताया, वो सारे चैप्टर्स में फिर वो बुक से कवर करती गई। और सर क्लास में ही इतने सारे क्वेश्चंस करा देते थे, तो एक दो चैप्टर बुक से तो मेरा रह भी गया था, पर क्लास में ही बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे प्रैक्टिस। तो सर और टेस्ट सीरीज लास्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। और वीकली टेस्ट भी हमारे होते थे, उसमें भी मैं करती थी, वीकली टेस्ट भी सारे देती थी। और वीकली टेस्ट देने से क्वेश्चन का जो आइडिया लग गया सर, और मतलब हमें उस टाइम लगता था कि इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, पर उतना बॉदर करते थे। पर एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारा इतना टेस्ट देते देते ना हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गया था, और सारे क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस करने से ज़्यादा समझ में आता है कि हमने कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है। ओके तो देखो, मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करूंगा कि मैं सब कुछ एग्जैक्टली टीचिंग एप्टीट्यूड के बुक में जो है उसको थोड़ा एलाबोरेट करके थोड़ा एक्स्ट्रा अपना पॉइंट्स कीवर्ड्स देके बताता हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा बुक्स को यस सर यस मीनाक्षी बोलो। यस, एनी प्रॉब्लम? Okay. Yes. एनी प्रॉब्लम मीनाक्षी, कुछ बोल रही थी आप? No worries. No, sir, it's fine. You can continue, sir. अच्छा,
हाँ हाँ, आप बताना, ठीक है मीनाक्षी, आप जो बोल रही थी ना बताना। मैं ये बोल रहा था कि टीचिंग एप्टीट्यूड मैं कंप्लीट बुक से पढ़ाता हूँ, तो बुक्स अच्छे से पढ़ना। अभिजीत सर एंड प्रशांत सर अपने नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसको भी बहुत अच्छे से फॉलो करना, ठीक है। क्योंकि बुक्स तो मैंने मेजरली मेरा कंट्रीब्यूशन है तीनों बुक्स में, तो लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें प्रशांत सर एंड ये अभिजीत सर आपको प्रोवाइड करते हैं, उसको डेफिनेटली पूरा अच्छे से अटेंड करना। क्योंकि डेली बेसिस पर जो टीचर्स बनाते हैं ना चीजें, वो ज्यादा बेहतर होती है। जिसमें कोई आपका डाउट्स आ गया उसको इंक्लूड कर देंगे, एग्जाम्पल इंक्लूड कर देंगे। अभिजीत सर प्रशांत सर ये चीज करते हैं, मैं क्लास में आपको बता देता हूँ वो चीज, ठीक है। एंड प्रशांत सर सबसे ज्यादा लाइक भास्ट अगर कोई सिलेबस है आरआई का तो रीजनिंग है। तो अभी प्रशांत सर को हम इनवाइट करेंगे, प्रशांत सर बताएंगे कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे एंड रीजनिंग का स्ट्रेटेजी आप सुनेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर पेपर था तो रीजनिंग ही पेपर था। एंड आपने देखा कि मीनाक्षी का मार्क्स भी मैंने शेयर किया था, तो इंग्लिश में 35.5 आउट ऑफ 40 बहुत अच्छा स्कोर है। टीचिंग एप्टीट्यूड में 60 में 47 पॉइंट समथिंग बहुत अच्छा स्कोर है। लाइक और थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन के लेवल को देख के बहुत अच्छा स्कोर है। रीजनिंग में 60 में से 30 पॉइंट समथिंग है, विच इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। जो एवरेज स्टूडेंट्स थे उनसे बहुत हाई है। तो ये चीज भी स्ट्रेटेजी भी सुनेंगे। तो प्रशांत सर मैं आपको इनवाइट करूंगा। आप Good evening, everyone. Okay, so गुड इवनिंग सर। how are you, Meenakshi? गुड इवनिंग सर। It is okay. सर गुड इवनिंग सर। यस सर, आई एम फाइन। Okay. Recently मैं देखा आप लोग बहुत सारे इवेंट अटेंड कर रहे हैं, उत्कल यूनिवर्सिटी गए थे. So I think it is it is very fun there. Okay, and RI is treating you well. So बाकी as such Abhijit sir and sir has already told. बाकी I will tell one thing only कि wherever you are like okay आपका जो भी करियर मार्क्स है या फिर परसेंटेज मार्क्स है या फिर आपके लाइक एक साल में नहीं हुआ लाइक ड्रॉप का हमेशा से सबका पर्सनल ओपिनियन होता है. आई विल नॉट ट्राई टू यू नो फोर्स यू कि आप लो ड्रॉप या फिर नहीं लो, वो आपका मर्जी होता है. बट आप अगर चाहोगे ओके देन आप यू कैन लाइक एक साल के अंदर या फिर कहीं पे सिक्योरिटी के लिए कहीं पे आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद भी यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन एंड यू कैन यू नो कंटिन्यू टू एक्सेल. जैसे कि आपने बोला कि आपने सिक्योरिटी के लिए आपने ले लिया था बीएड का एडमिशन, उसके बाद आपने कंटिन्यू किया इसके एंड यू गॉट अ बेटर पोजीशन. तो अभी भी लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग दैट एंड आई होप देयर हार्ड वर्क विल एक्सेल एट अ पॉइंट जब रिजल्ट होगा. ठीक है, तो there is no like confusion कि आपको career marks कम होगा. Even my career marks was also 74%. So in that area 2018 या फिर 2019 या फिर 2020 के बीच में that was not a high marks. That was not a very good marks. Okay. तो 74% रहते हुए भी I have studied completed my BSc BEd from Regional Institute of Education भुवनेश्वर. तो इसकी कोई confusion होनी नहीं चाहिए कि आपके career marks से कुछ effect होगा. Both the weightage like 60% and 40% are relatively important. दोनों चीज आपको हेल्प करेंगे दोनों में. तो आपका अगर कुछ मार्क्स कम है तो आपको घबराना है नहीं, आपको ये करना है. बाकी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सिलेबस या फिर ये वी 3 आर रीजनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश विद 3 आर वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग फॉर यू बेसिकली. ठीक है ना, ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो पाए, आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ like help मिल सके. ठीक है, we are continuously working hard on that and we will keep working hard on that. ठीक है, इतना हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो भी आपको बेनिफिशियल होगा या फिर बेनिफिट होगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे and we are working on that. Okay, बाकी all the best. We will meet soon once I visit again RI and thank you. ओके, थैंक यू प्रशांत सर. तो मीनाक्षी से ये जानना है कि मीनाक्षी आपने लाइक आपका एग्जाम डे का क्या सीन था. ठीक है, प्रशांत सर आप लाइक प्रशांत सर को कुछ काम है तो प्रशांत सर आप चाहे तो जा सकते हैं. ठीक है, एंड कोई भी किसी भी बच्चा किसी को भी लाइक कुछ काम है तो यू कैन गो डेफिनेटली. ठीक है, बट जो भी फ्री है डेफिनेटली अटेंड करने की कोशिश करना. ओके सर, थैंक यू. तो थैंक यू वेरी मच प्रशांत सर. मैं एक्चुअली मीनाक्षी से ये जानना चाहता हूँ कि एग्जाम डे का क्या सीन था आपका. बहुत सारे बच्चों ने बोला सर रीजनिंग बहुत टफ था, टीचिंग आपका तो बहुत आसान था, इंग्लिश भी बहुत आसान था, मार्क्स से आपका पता चलता है. तो रीजनिंग को अटेंड करने का क्या आपका लाइक स्ट्रेटेजी था.
यस मीनाक्षी। यस सर, एग्जाम डे के बारे में सर मैं थोड़ा स्टार्टिंग से बताती हूँ। मेरा मैं तो सेंटर तो रांची में था, कैपिटल सिटी में सेंटर था, तो जाने में भी हमारा टाइम लग जाता है। तो हम लोग गए थे, मेरे नाना जी मुझे लेके गए थे, वही मतलब टीचर, खुद टीचर हैं, तो वो मुझे मोटिवेट करते थे और मैं थोड़ा बहुत नर्वस भी थी एग्जाम से पहले, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया ऐसे एग्जाम देने के बारे में कि तुम तैयारी की हो, तुम कर सकती हो, अच्छा कर सकती हो। तो मैं थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग ले करके गई थी एग्जाम हॉल में। फिर एग्जाम हॉल में सर मैंने पहले इंग्लिश के क्वेश्चन किए, क्योंकि मेरा मतलब जैसे सर आप अभी पूछ रहे थे कि टेस्ट सीरीज के बारे में, तो वैसा ही एक टेस्ट सीरीज में पैटर्न बन गया था, तो उसी अकॉर्डिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। एक तो टाइम मैनेजमेंट और टेस्ट सीरीज के जो पैटर्न होते थे क्वेश्चन के, वो मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसा ही क्वेश्चन था। टेस्ट सीरीज का भी पैटर्न वैसा ही होता था, तो वैसा ही क्वेश्चन था, तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। तो पहले मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन किए, फिर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड देखी कि कितने क्वेश्चन मुझसे हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। फिर मैं रीजनिंग पे गई, तो सर रीजनिंग के क्वेश्चन आई वुड नॉट से कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट वो बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको अप्लाई करना है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा था सर। तो मैं जब देखी कि, और लिटिल बिट टफ भी था, तो मैं जब देखी कि क्वेश्चन ऐसे हैं, तो पहले तो मुझे लग रहा था, मतलब एग्जाम देके तो मुझे लग रहा था कि होप नहीं है, अब नहीं हो पाएगा ऐसे करके। पर मैं सोच रही थी अंदर से, मुझे लग रहा था कि सर जब टफ क्वेश्चन थे तो थोड़ा बहुत तो इतना आइडिया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये होता है कि कितने बच्चे कर रहे हैं उतने तो जब थोड़ा टफ क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाएगा, और फिर एग्जाम के एनालिसिस के बाद आपने भी बताया था कि थोड़ा कम हो सकता है। तो ये था, और थोड़ा सा तो मुझे लग रहा था कि रीजनिंग में मैंने इतने क्वेश्चन किए, और फिर मुझे डर भी लग रहा था ये पता नहीं हो पाएगा कि। तो चलो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो सर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होने से फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोई भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो बहुत अच्छे से क्लियर था क्लासेस में, तो हो गए। ओके, और तो फिर सबसे मार्क्स, पहले यस यस बोलो। ये सर तो मार्क्स भी आपने देखा ही, जैसे आपने बता दिया सर, उतने ही आए हाँ, बहुत रीजनिंग के बहुत क्वेश्चन अच्छा थोड़े कम मार्क्स। ही हुए। तो आपने सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट को अटेंड किया एग्जाम हॉल में? सर मैंने इंग्लिश ही किया, जैसे एज यूजुअल मैं टेस्ट में जैसा करती थी वैसे ही मैंने किया। पहले इंग्लिश किए मैंने किया, क्योंकि सर पैसेज में टाइम लगता है पढ़ने में, पैसेज में थोड़ा मतलब माइंड को थोड़ा शांत रखना होता है, इस वजह से मेरा अप्रोच यही था कि इंग्लिश को मैं पहले किया करती थी कि माइंड फ्रेश रहेगा, तो उसके बाद मैं इंग्लिश पैसेज पढ़ लूँगी, वो क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। तो पहले मैंने इंग्लिश किया सर, इंग्लिश के सारे क्वेश्चन हो गए। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड किया मैंने, टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने क्वेश्चन देखे, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन इस बार पढ़ने में मतलब पीवाईक्यू जितने देखे थे उसमें से इस बार पढ़ने में बहुत ज़्यादा पढ़ने को था इसमें, टीचिंग एप्टीट्यूड में सर। तो इसमें ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था, और ऐसे भी आया था कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया था जितने हमने पढ़ाई किए थे। तो फिर उसमें वो सॉल्व करने के लिए मुझे कीवर्ड्स ने बहुत हेल्प किया सर, और जितने भी मतलब हमने क्लासेस में डिस्कस किए थे वो सब चीज़ें बहुत हेल्प की, क्योंकि मुझे लग रहा था इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे कि मतलब उसमें ऑप्शन एलिमिनेट भी करना था, इस टाइप का ही क्वेश्चन था कि थोड़ा लेंदी भी था, पढ़ना भी था, और उसमें वही कंसेप्ट लगाना था जो टीचिंग इंस्टिंक्ट था, उस वैसा कंसेप्ट। उसके बाद मैंने रीजनिंग किया था, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था क्वेश्चन करते टाइम कि मैंने गलती कर दी क्या, कि रीजनिंग में मुझे थोड़ा और टाइम रखना चाहिए था ऐसे करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब एप्लीकेशन बेस्ड और टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। अच्छा हाँ, तो मैं ये भी चीज़ हमेशा बच्चों को अभी भी बोलता हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको दो चीज़ बहुत हेल्प करेगा, एक तो कीवर्ड, दूसरा एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक एलिमिनेट कर पाते हो, कीवर्ड पता है तो आप आराम से बाकी चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो। तो दीज आर माई क्वेश्चन बेसिकली। वैसे अभी बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ डाउट पूछ रहे हैं, और दे कैन आस्क। यस यस बोलो। सर जैसे इंग्लिश का था, तो उसमें ग्रामर हमने इतना पढ़ाई कर लिया था कि ग्रामर तो सारे क्वेश्चन हो गए। सर ये क्वेश्चन बस ये नहीं हो पाया था,
वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैंने नहीं कर पाया था और एक क्वेश्चन में नेगेटिव हो गया था। बाकी तो 36.5 मार्क्स आए इंग्लिश में, तो उसमें वो ग्रामर के क्वेश्चन भी अच्छे से हो गए और पैसेज भी बहुत सारे हमने प्रैक्टिस किए थे, वो भी हो गए। और रीजनिंग के जितने चैप्टर्स हमने पढ़ाई किए थे, और टाइम अगर थोड़ा और होता तो और क्वेश्चंस भी कर सकते थे रीजनिंग में। और टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने 4 ही क्वेश्चन छोड़ा था। आई थिंक एक क्वेश्चन रॉन्ग है, एक ब्लैक बोर्ड वाला कंफ्यूजिंग था वो रॉन्ग है, बाकी सारे सही हैं ऐसा लगा। अच्छा, तो ऑलमोस्ट आपने जितने भी क्वेश्चन किया वो लगभग एक्यूरेसी आपका बहुत ज्यादा है एंड टाइम मैनेजमेंट और भी बेहतर आपके हिसाब से किया जा सकता है। ये सुनो, मतलब थोड़ा और कहीं टाइम थोड़ा ये करके बचाएंगे तो और क्वेश्चन कर सकते थे, या फिर आप सोच रहे हैं कि टाइम थोड़ा ज्यादा मिलता तो क्वेश्चन ज्यादा बन पाते? रीजनिंग में ज्यादा बन पाते थे। हाँ, तो टाइम मैनेजमेंट परफेक्टली तो आपने किया, इसीलिए आज ये रिजल्ट है। लेकिन वही बात है कि टाइम मैनेजमेंट हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है किसी एग्जाम में, कितना प्रिपेयर कर रहे हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, दूसरा जो टाइम मैनेजमेंट होता है। तो हम अभी बच्चों का क्वेश्चन डायरेक्टली लेंगे, ठीक है? अभिजीत सर, अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, देन वी विल लाइक ऑडियंस राउंड होगा, मतलब बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, I'm done. There is nothing from my side. I again congratulate Meenakshi for getting a good college. Okay, so you can pick up questions. Okay, let me read out the questions for you. यस सर, आप पढ़ के पूछ लीजिए। यस। दीदी, आपने स्टेट बीएड क्रैक किया तो आरआई को फिर क्यों चुना? मतलब क्या आपको मोटिवेशन था कि आरआई का एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है? Just quickly answer this question. You don't have to elaborate much, but if you have answer. Sir, as I earlier explained it कि जब मैंने स्टेट बीएड दिया तो मुझे लगा कि जो मैंने पहले ही छोड़ दिया था आरआई के बारे में, वो मुझे और फिर से करना चाहिए, थोड़ा वर्क करना चाहिए। स्टेट बीएड में थोड़े अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम दूंगी तो आरआई भी कर सकती हूँ, इसलिए। और आरआई के बारे में मैंने देख रखा था, थोड़ा बहुत सुन रखा था कि इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है। फिर जब पता चला डीसीएस लर्निंग के बारे में तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल गया कि आरआई क्या है। और क्लासेस करते करते तो सर बताते ही रहते थे, और अभी मैं जब आरआई आ गई हूँ तो मैं और ज़्यादा अच्छे से कुछ बता सकती हूँ कि बहुत अच्छा है, कि बहुत अच्छा हुआ कि ये बहुत मतलब फॉर्चुनेट है, यहाँ पे सीट मिलना ही बहुत ज़्यादा मतलब एक लक वाला बात है। Okay. So it's luck or your work hard. Okay. And I want to add something about to this point. Like getting a good college is a fortunate thing, right? It's not about the college, it's about the company, it's the environment, or it's the ambience where you are staying. If you're staying in a good college or staying with a good friends, you will enjoy your life in a better way, right? Correct. Yes or no? If you are not getting a good college or good school, you won't enjoy your capabilities or your life fullest, right? So it's a good idea to get a good college. So you all should work hard to get a good college, right? So that you can enjoy your life 4 year or 2 year or whatever time you are spending in a college, right? Okay. Next question we have: how you manage your time while doing graduation? आप कितना time देते थे आरआई के लिए? सेम क्वेश्चन साक्षी का भी है, कितना आवर सेल्फ स्टडी करती थी? करेक्ट। सर मैं तो ग्रेजुएशन में बीएड करने के साथ साथ मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो ग्रेजुएशन में आई थिंक मैं रहती तो थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता। सर मैं बीएड कर रही थी तो क्लासेस भी करती थी, और क्लासेस जाने और आने के लिए भी कुछ टाइम लगते हैं। तो मैं सेल्फ स्टडी सर आई वुड से 2 आवर्स करती थी, और कभी कभी 2 आवर्स भी नहीं हो पाता था क्लासेस, लेकिन मैं रेगुलरली करती थी। पर 2 आवर्स अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकती हूँ कि करती थी। ओके। मिनिमम 2 आवर्स करना ही है सब लोगों को, मतलब कोशिश करना है, जैसे ना हो पाए तो मैनेज करना, लेकिन कोशिश करना 2 आवर्स एक्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेस के अलावा। यस सर, रिवीजन क्लासेस की जो रिवीजन है उनको भी करने के लिए उतने टाइम तो मिनिमम लगना ही है, 2 आवर्स तो लगने ही है। ऐसा नहीं, वैसे हम 2-3 बार भी सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं तो ये क्लास में ही रिवीजन हो जाता है। ओके, तो यस सर, और क्या बच्चे बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज सर ओके दिस क्वेश्चन इज फॉर अस सर। अगर कोई 2022 में ग्रेजुएशन पास किया हो और ड्रॉप लिया तो क्या 2024
RIC entrance पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? No, there is no effect. Like you can drop and you can give your entrance again. There is nothing as such. देखो बीएड में ना, बीएड क्या होता है, बीएड में आपको कुछ एज लिमिट, 2 ईयर बीएड में एज लिमिट नहीं होता है। आपको शायद एक चीज पता होगा कि नहीं पता होगा, जिससे मैं आपको बताता हूँ। अभी 52 ईयर्स में एक महिला ने सीटेट निकाला, आपको पता है ये न्यूज? शायद आपने नहीं, आपको नहीं मिला होगा। 52 की उम्र में, 52 एज में एक महिला ने सीटेट निकाला है, ठीक है। तो ये लिमिट, बीएड में ये लिमिट नहीं होता। आई थिंक मेरे हिसाब से, मैंने तो देखा है अपने बैच, मतलब हम जिस टाइम में इंटीग्रेटेड में ज्वाइन किए थे, उस टाइम में 2 ईयर बीएड में 34 ईयर के 2 भैया ज्वाइन किए थे। वो वेर मैरिड ऑल्सो, वो मैरिड भी थे, उनका खुद का स्कूल था, प्राइवेट स्कूल भी था उनका, लेकिन मतलब उनका रिलेटिव का किसी का प्राइवेट स्कूल था, तो वो बीएड करने आए थे ताकि वो बीएड करने के बाद वहां पे जाके प्रिंसिपल बन सके, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये नहीं होता है, बीएड आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो बीएड का कुछ ये नहीं होता। हाँ, इंटीग्रेटेड के केस में 2 साल का एज गैप रहता है मैक्सिमम अलाउड, ठीक है। ये भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। कहने का मतलब अगर आप 2023 में 12th पास आउट हो तो 2024-25 तक आप एग्जाम दे सकते हो, 26 में नहीं दे सकते। 2 साल का एज गैप अलाउड होता है आरआई में, ठीक है, इंटीग्रेटेड के केस में। ओके, और क्या डाउट्स है? Okay, so Madhusmita is asking, Didi, what is your strategy about English and reasoning? English और reasoning पढ़ने का आपका क्या strategy था? Sir, about the strategy of English and reasoning, as I already explained, classes मैं रेगुलर करती थी, रिवीजन उसका करती थी जितना भी बताते थे सर। और सर ने कहा था ये सर, अभिजीत सर ने कहा था आर्टिकल पढ़ने को डेली, मैं वो आर्टिकल भी करती थी और क्लास नोट्स रिवाइज करती थी, क्लासेस करती थी और क्लास में एक्टिवली पार्ट करती थी। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। सर हमेशा बोलते थे कि क्लास में अगर आप 1.5 आवर्स दे रहे हो तो उसको मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइज उसका करो। तो वो मैं करने की कोशिश करती थी। और हाँ, रीजनिंग के बारे में go on. यस, तो रीजनिंग का मुझे एक चीज अच्छा लगता है कि प्रशांत सर कभी जैसे अभिजीत सर भी कभी ग्रामर को ऐसे याद नहीं प्रॉपर रूल्स करवाते थे, वैसे ही प्रशांत सर भी कभी भी मतलब ये नहीं कि रीजनिंग का ऐसा ट्रिक होता है, ऐसा फॉर्मूला होता है, ऐसे बनाओ। वो कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते थे। तो ये बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मैं मेमोराइज करने में बहुत वीक थी पहले से ही। तो ये मुझे सारे टीचर्स में लगता था कि सर भी मतलब ग्रामर के रूल्स ऐसा नहीं कि आपको याद करना है, आप सिर्फ रिवाइज करो, ऐसे करके पढ़ाते थे कि जो ग्रामर का पहले बचपन से ही डर होता है, सबके मन में होता है, मुझे लगता है कि मेरे मन में तो था, तो वो वाला खत्म हो गया था। और रीजनिंग का जो है कि हाँ ट्रिक है या फॉर्मूला है या रिवाइज करना है, तो वैसा वाला नहीं था। कॉन्सेप्ट की वजह से पहले कॉन्सेप्ट, कभी ट्रिक्स पे सर नहीं बोलते थे कि इस पे जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ। और ऐसे ही मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लासेस में जैसे जोगेश्वर सर ने करवाया था, उसमें भी कीवर्ड्स ऐसे एक्सप्लेन करते थे। तो वही मुझे लगता था कि मतलब सर सारी चीज क्लास में ही डिस्कस कर ही देते थे एक बार कि टीचर होंगे तो ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा था, कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर था पूरा। Very good. Okay. So we'll just take 2 more questions. Someone is asking like how you're making your notes. Okay. नोट मेकिंग के बारे में बता देते हैं। प्लीज टेल अस हाउ यू मेक योर नोट्स, इंपॉर्टेंट थिंग को कैसे हाईलाइट करते थे आप, कीवर्ड्स को कैसे लिखते थे, कीवर्ड्स एग्जाम में कैसे हेल्प किया आपको, शॉर्ट में बता दो इसको, ये चीज को। यस सर, यस सर। सर कीवर्ड्स मैं बुक में हाईलाइट करती थी, अंडरलाइन करती थी उसको, और मैं साइड्स में वैसे ही लिखती जाती थी। मैं नोटबुक में नहीं लिखती थी सर, बुक में साइड में लिखते जाती थी कि इससे रिलेटेड ये कीवर्ड है। तो मैं जब रिवाइज करती थी, रिकॉल करती थी, तो वो पेज में, सेम पेज में मुझे सारी चीज मिल जाते थे। वैसे मैं नोट्स बनाती हूँ और अच्छा, बाकी पीडीएफ से करती थी सर। और जो मतलब जो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें रहती थी वो मैं कॉपी में लिख लेती थी, जो कॉन्सेप्ट जो सब्जेक्ट होते थे। और मैं सर ऐसे ही मैं मतलब पढ़ती भी थी तो ऐसे ही करती थी, 2 सेक्शंस में डिवाइड करती थी, एक प्रैक्टिस वाला, एक मतलब कॉन्सेप्ट वाला। तो मैं कॉन्सेप्ट वाली चीजें सुबह पढ़ लेती थी और फिर प्रैक्टिस मैं करती थी मतलब यूजुअली नाइट टाइम में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ऑल सब्जेक्ट डेली और अल्टरनेटिवली, आप क्या सजेस्ट करोगे?
आप अपना ही बता दो, सजेस्ट क्या करोगे ये भी बता दो। सर मेरा तो ऐसा था कि जब क्लासेस होती थी तो मैं उस पे रेगुलर रहने के लिए क्लासेस के अकॉर्डिंग करती थी कि आज ये क्लास है तो मेरा ये प्रैक्टिस हो चुका है तो ठीक है, नहीं तो मतलब सर फॉर एग्जांपल अगर कोई चैप्टर पढ़ाई हो रही है तो उतना तक मेरा कवर हो चुका है प्रैक्टिस से, तो मैं फिर कुछ और सब्जेक्ट करती थी, और नहीं होता था तो फिर मैं वही सब्जेक्ट करती थी। और मैं सजेस्ट करूंगी कि जितना से जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से होगा मतलब बहुत ज़्यादा ही होगा। तो आप जितना टाइम दे सकते हैं, मेरे पास थोड़ा कम टाइम होता था इसलिए मैं ऐसा करती थी। ओके, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप कोशिश करना 2:1:1 करना, मतलब रीजनिंग को 1 घंटा अगर दे रहे हो तो इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड को आधा घंटा एटलीस्ट देना। मतलब ये तुम्हारा एक दिन का बात हम कर रहे हैं, कभी नहीं हो पाया तो अलग बात है, लेकिन रेशियो ऐसा होना चाहिए कि रीजनिंग 1 घंटा हो गया तो टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश को आधा घंटा एटलीस्ट देने का कोशिश करना, ठीक है, ये चीज है। और क्या डाउट है आप लोगों का? यस, आप लोग अगर चाहो तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। हाँ, एक सरोजिनी पूछ रही है कि दीदी के जैसे 68% थे तो हमको कितना एज्यूम करना चाहिए? तो आप हमेशा देखो एज्यूम करो जो कट ऑफ पिछले साल थे उससे ज्यादा, ठीक है। तो 68 था तो 70 एज्यूम कर सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपको बोलूंगा डू नॉट लिमिट योरसेल्फ, ट्राई टू गेट एज मच एज पॉसिबल। मतलब 113 इनके आए हैं, आप कोशिश करो कि 120-30 तक कोशिश करो, ताकि 120-30 का टारगेट रखोगे ना तो कुछ माइनस वगैरह होके 115-120 तो हो ही जाएंगे। तो टारगेट मैं तो बोलूंगा 140 का रखो, मतलब 70 क्वेश्चन करेक्ट करने का कोशिश करो, 80 में से 70 करेक्ट करने का कोशिश करो, उसमें कुछ माइनस अगर हो जाते हैं तो 120 के प्लस तो रह ही जाएगा, ठीक है। सबके लिए जनरल SC ST का बात सोचो मत, क्योंकि अनरिजर्व में कोई भी आ सकता है, अनरिजर्व कैटेगरी में टॉप पर कोई भी बन सकता है। तो आप ऐसा मत सोचो कि जनरल का इतना है, SC का इतना है, ST का इतना करना चाहिए, मेरा 5% कम करने से भी चल जाएगा, ऐसा कभी मत सोचना। आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो हमेशा अपने आप को बराबर रख के सोचना। मुझे भी रैंक 1 लाना है, मैं SC हूं तो क्या हुआ, ST हूं तो क्या, मुझे भी रैंक 1 लाना है, मैं PWD तो क्या, मुझे भी रैंक 1 लाना है। हमेशा आपको दूसरों के बराबर सोचना है कि मुझे भी बेस्ट करना है, अपना बेस्ट को ध्यान में रखो, अपना बेस्ट परफॉर्म करो। जो होगा कैरियर कट ऑफ जो भी होगा वो देखा जाएगा बाद में, लेकिन आप अपना बेस्ट देना। टीचर अपना बेस्ट दे रहे हैं, स्टूडेंट मैं आपको सबको बोलूंगा आप भी अपना बेस्ट देना, ठीक है। ओके, तो कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। यस, एट लास्ट मीनाक्षी, आप 1 लाइन में RI का एक्सपीरियंस अभी बता दो। 1 लाइन नहीं, 1 पैराग्राफ में बताओ अभी तक का आपका RI का क्या एक्सपीरियंस, थोड़ा बच्चे मोटिवेट हो जाए। आपको कैसा लगा कैंपस वगैरह, हॉस्टल वगैरह, कोऑपरेशन एंड आपका काम अभी तक? सर RI में आने के बाद फिर पता चला कि जैसे TCS लर्निंग में जितनी डिस्कशंस हमारी होती थी मतलब याद प्रॉपर सारी चीजें आती थी कि सर ऐसा बोलते थे, ऐसा सर बताते थे सर लोग, तो वैसा मतलब पता चला। और मतलब रियल में एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ पे मतलब जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो चीज यहाँ पे रियली में इम्प्लीमेंट होता है। सारी चीजें इम्प्लीमेंट होती है कि आप हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, खुद से एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीजों को और प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं सारी चीजें। जैसे हम यहाँ पे आए तो बहुत सारे सेमिनार ऑर्गेनाइज हुए, सर भी बोले उत्कल यूनिवर्सिटी में भी हम लोग गए थे एक बार सेमिनार के लिए। और अभी हमारा सेमेस्टर फर्स्ट है तो फील्ड एक्सपोजर भी चल रहा है, मतलब फील्ड में स्कूल एक्सपोजर में हम केंद्रीय विद्यालय गए थे, केंद्रीय विद्यालय, तो हमारा आज 5th डे था। तो वहाँ पे भी एक टीचर मतलब इंस्टिंक्ट का एक एक्सपीरियंस आया। वहाँ पे भी मैं मतलब जा रही हूँ ऐसे तो सब बच्चे मैम बोल रहे हैं, तो मतलब तो एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। जब रिस्पेक्ट मिलता सर है तो ऑब्वियसली बहुत अलग लगता है। हाँ यस सर, और मतलब बेसिकली ये RI के बारे में ये लग रहा है कि मतलब यहाँ पे मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं सीख रही हूँ। एक्चुअली सिर्फ पढ़ना और सीखना में मैं मुझे लगता है कि मैं लर्न कर रही हूँ। बिल्कुल सही बात है। मैं भी अपना अगर बात करूँ तो मैं ज्यादा टाइम पढ़ाई में नहीं, ज्यादा टाइम सीखने में देता था, ऑब्जर्व करता था। हाँ, सेमेस्टर से पहले मैं, हाँ 2 टाइप के बच्चे होते हैं। देखो, कुछ बच्चे होते हैं जो सेमेस्टर के पहले ही पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे सेमेस्टर से बहुत पहले पढ़ाई करते हैं एंड सेमेस्टर के पहले बस रिवाइज करते हैं। तो मैं दूसरा कैटेगरी का था, मैं पहले पढ़ लेता था, मैं थ्रू आउट द ईयर थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, फिर सेमेस्टर से पहले रिवाइज करता था ताकि सेमेस्टर के टाइम लोड ना आए और पूरा आराम से मैं ऑब्जर्व कर पाऊँ RI का एक्सपीरियंस। तो आप सबको भी मैं यही बोलूंगा, मीनाक्षी आपको भी यही बोलूंगा कि आप जो है लास्ट में पढ़ेंगे ऐसा कभी मत रखना, पहले से थोड़ा 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 पढ़ते जाना। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है RI में, ठीक है, क्योंकि RI में कोई बुक्स तो आपको मिलेगा नहीं,
प्रेस्क्राइब्ड बुक ही मिलता है, ठीक है, रेफरेंस बुक मिलता है, कोई सॉरी प्रेस्क्राइब्ड बुक नहीं मिलता, रेफरेंस बुक मिलता है, तो आपको नोट्स बहुत बनाने पड़ेंगे। तो आराम से धीरे धीरे करके पढ़ने से बर्डन नहीं होगा, एंड बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करो। आरआई ही इसीलिए है, एनसीईआरटी इसीलिए है ताकि आपको बेस्ट टीचर बना सके, एंड बेस्ट टीचर किताब पढ़ने से नहीं होगा, बेस्ट टीचर जो बेस्ट एक्सपीरियंस करता है वही बेस्ट टीचर बनेगा। ये सुनो मीनाक्षी, यस सर। तो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से करना है, एक्सपीरियंस करो, जैसे आपने बोला लर्निंग आप सीख रहे हो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सीखते रहो। आप भी लाइक बच्चों को गाइड करोगे आगे, ठीक है। मैं कितना दिन तक मैं खुद अकेले बोलता रहूंगा, मैं भी चाहता हूँ कि अपने स्टूडेंट भी सीखें, वो भी बताएं, है कि नहीं। तो बच्चे मेरा चेहरा देख के बोर हो गए ना, मैं चाहता हूँ और भी बहुत सारे डिजिटल लर्निंग के स्टूडेंट ही आके आगे अपने अपने आरआई के लिए बताएं, ठीक है। ओके, यस। और कुछ किसी को पूछना है या मीनाक्षी आपको बताना है? देन वी विल कंक्लूड। तो यही कि मतलब जितना भी मतलब वर्थ इट हो गया, मतलब आ रहा है, या कि पहले जैसे मैं स्टेट बीएड में कर भी रही थी बीएड, तो मुझे जैसे वहां पे भी मैं कर सकती थी, लेकिन एक ऑप्शन तो मेरे पास था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा किया मैंने से मैं आ रहा है आगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं सीख रही हूँ, जितनी चीजें एनसीईआरटी में होती है वो सारी चीजें यहाँ इम्प्लीमेंट होती है। एक यहाँ पे स्कूल बीएड स्कूल, तो उसके बारे में भी पहले आपने बताया था, तो वो भी। और यहाँ पे जैसे केंद्रीय विद्यालय में ही पहले हमारा एक्सपोजर हुआ, तो केंद्रीय विद्यालय इटसेल्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहाँ पे एक्सपोजर मिलना ये भी बहुत अच्छी बात है कि फिर हम जेएनवी में इंटर्नशिप में जाने वाले हैं। तो उसके बारे में तो फिलहाल मुझे नहीं पता, पर मैं अभी केंद्रीय विद्यालय का एक्सपोजर में खुद गई हूँ, 5 दिन मैं वो कर रही हूँ, तो वही मैं इसलिए बोल रही थी कि मुझे लग रहा है कि मैं सीख रही हूँ सारी चीजें ये यहाँ पे, मतलब खुद से चीजें, मतलब आप ट्रैक पे जा रहे हो, बस उनको सिर्फ ड्रिफ्ट कर देंगे, वो खुद ही से ड्रिफ्ट हो रहे हैं ऐसा। बहुत अच्छी बात। सो सर अभिजीत सर आप कंक्लूड कीजिए। So okay, nothing, no more questions. So it was nice talking to you, and like how you put your insight about the preparation and everything about RI. So I hope most of the students will be motivated by after listening it. So we'll see, and I just give a message for all of you: prepare well, and whatever time you have, just devote it for your preparation to get a good college so that you can enjoy there. Okay, so that is all. Thank you, Meenakshi, and thank you, थैंक यू Jogesh. सर। Like you are the soul or heart, everything about this preparation and all, right? All of the students. लेकिन ये चीज मैं बच्चों को बोलूंगा कि मेरे से ज्यादा अभिजीत सर एंड प्रशांत सर ही मेहनत करते हैं, ठीक है। मैं क्योंकि इस टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें रहती हैं, तो ज्यादातर अगर आप बोलोगे कि कौन सबसे ज्यादा मेहनत करता है, तो अभिजीत सर एंड प्रशांत सर ज्यादा मेहनत करते हैं इस बैच में। ऑनेस्टली मैं चीज एक्सेप्ट करता हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस भी बहुत कम है, एंड मुझे आपको डायरेक्ट चीजें बतानी है, बहुत ज्यादा मतलब जो एक्सपीरियंस है वही बताना है, तो वो थोड़ा कंपैरेटिवली मेरे लिए इजी रहता है। प्रशांत सर के लिए थोड़ा काम जो है डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत अच्छे से वो करते हैं, जैसे मीनाक्षी ने बोला। प्रशांत सर को बहुत सारे बच्चे एक तरह से जादूगर बोलते हैं रीजनिंग के, मतलब ट्रिक्स को, मतलब चीजों को ऐसे बताएंगे कि आपको कहीं दूसरी जगह देखने के लिए वो नहीं मिलेगा, या ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, ये नहीं देखने के लिए मिलेगा। अभिजीत सर इस तरह से आपको मोटिवेट करते रहेंगे पूरा सेशन में, कि पूरा जो थ्रू आउट द ईयर का प्रिपरेशन में, कि आपको कभी भी नहीं लगेगा कि हमको गिव अप कर देना चाहिए, हमसे नहीं होगा, ठीक है। एंड बाकी टीचिंग के लिए जो भी है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही बात है, मैं आज ये सेशन क्यों किया पता है? पहले तो मीनाक्षी के साथ इंटरव्यू हम सेपरेट भी कर सकते थे, वो अलग से क्लास को इंटरफेयर ना करके कर सकते थे, लेकिन क्लास को इंटरफेयर करके ये सेशन करने का पीछे रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे रेगुलर बेसिस पे मुझे मैसेज कर रहे थे रिगार्डिंग कि मतलब सर कैसे पढ़े, क्या पढ़े, तो मैं सोचा कि एक साथ सारे बच्चे रह जाएंगे, एक साथ ही डिस्कशन करेंगे, ताकि वो अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। अभी भी आप लाइव जो है कुछ डाउट पूछना चाहे मीनाक्षी से पूछ सकते हैं, देन वी विल कंक्लूड एंड करेंगे। ओके, यस, गीता बोल रही हैं कि डिजिटल लर्निंग एकेडमी से इतना प्यार, पढ़ाई लिखाई में 100% नहीं। हाँ, बहुत अच्छी तरह से तैयारी करो, ठीक है, आपको डेफिनेटली जो है सक्सेस मिलेगा, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो, सक्सेस आपके साथ डेफिनेटली है। ओके, एंड मेहनत देखो, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती,
ठीक है, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। ओके, बस ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आज हम कंक्लूड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच मीनाक्षी की आपने ऑनेस्टली सारी चीजें बताएं, ठीक है। बहुत सारी चीज हमसे मतलब हमको सीखने के लिए मिला आपसे कि आप आरआई में जाके बस पढ़ाई नहीं, आपको एज ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। तो मुझे अपना वो दिन याद आ गया कि मैं जब वहां पे गया तो मैं पहले मुझे लगता था बहुत बड़ा कॉलेज में आ गया, गाँव के छोटे से एरिया जगह से पढ़ते थे, तो बहुत मतलब भुवनेश्वर जैसे जगह में आ गया। तो डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन में बहुत करता था, ट्यूशन पढ़ाने जाता था, वहां दिखता था बहुत सारी चीजें, रेस्पेक्ट, ये सब चीज। आप टीचर बनोगे तो सबसे ज्यादा चीज जो आपको मिलेगा वो है रेस्पेक्ट, सबसे ज्यादा चीज आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। सो एंड और भी हम लोग ऐसे सेशन रखते रहेंगे, ठीक है, लाते रहेंगे बीच बीच में। ओके, सर थैंक वैसे यू। भी यस, सर आप लोग पूरे जर्नी में एज अ होल मतलब मेंटली इमोशनली ऐसे सपोर्टिव रहे, और फिर मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एडमिशन, इवन एडमिशन तक कि कैसे होने वाले हैं पेपर्स, नहीं मतलब क्या क्या पेपर्स होने वाले हैं, कैसे कट ऑफ जाने वाला है, कितने सीट्स होने वाले हैं, सारी चीजें। इवन एडमिशन के दिन भी विजिट सर आए थे हम सबका एडमिशन, और फिर मतलब और सारे पेपर्स मतलब रेडी कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन को कौन से लगेंगे आपने प्रॉपर वीडियो में बता दिया था, इसलिए हमारा पहले से प्रिपेयर भी हो गया था। जैसे वीडियो में आपने बता दिया था, फिर आपने चेक भी कर लिया था कि अंकन से पेपर्स लगेंगे नहीं लगेंगे, कैसे करना है उनको। तो होल जर्नी में बहुत ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट रहा है। थैंक यू सो मच। चलो वेलकम एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। क्या आप बहुत अच्छा टीचर बनो, ठीक है। बच्चों को डिजिटल लर्निंग के स्टूडेंट्स को एंड आगे की और भी आ रही के स्टूडेंट्स को आप भी गाइड करोगे डेफिनेटली। मैं बीच बीच में आपसे आपके साथ डिस्कशन करता रहूंगा, पूछता रहूंगा, ठीक है, अपडेट्स लेता रहूंगा, ठीक है। एंड ओके, और भी कुछ कुछ डाउट्स हैं जो मैं क्लियर कर दूंगा, बाकी कोई चाहे तो यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सो मच मीनाक्षी, आपको डिनर भी मतलब देखो 9 बजे डिनर करना था, 10 बज चुके हैं, तो थैंक यू सो मच। आप जाओ, आपको लाइक हॉस्टल में क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम में डिनर मिलता है, डिनर खत्म ना हो जाए। ओके, प्रशांत सर को भी जाना था इसलिए मैं प्रशांत सर को उस टाइम में बोल दिया। तो थैंक यू सो मच मीनाक्षी। आपने डिनर का टाइमिंग क्या रहता है आपका? सर 9 to 10 और 9 to 10 रहता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 10। हाँ सर हाँ, इट्स ओके सर, मुझे भी अच्छा लगा, इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा सर, आपने हाँ, इंटरेक्ट किया। सर आप लोग यहाँ भुवनेश्वर आएंगे तो भी अच्छा लगेगा एक बार। डेफिनेटली हम फिर मिलेंगे, लेकिन जाओ आज डिनर कर लो। मैं ये चीज बोलूंगा सब लोग कि आरआई के बारे में, डिजिटल लर्निंग के बारे में हम लोग, ये अपने जो 1 साल का एक्सपीरियंस था, अगर हम बात करते जाएंगे तो खत्म नहीं होगा। इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा लास्ट ईयर, उससे पहले भी, ठीक है। तो आज ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, बीच बीच में आपको बुलाते रहेंगे, इन्वाइट करते रहेंगे अपडेट्स देने के लिए। जाओ खाना खा लो, ठीक है। बहुत हेल्प किया आपने आज इतने अच्छे से इंटरेक्शन करके, एंड आपने ऑनेस्टली सारा चीज डिस्कशन किया, जिससे अपने स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगा, एक दिशा या डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक गुड यू नाइट दीदी। एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। एंड थैंक यू सारे बच्चों को भी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। इसमें कुछ डाउट्स है जो मैं अभी जल्दी जल्दी डील कर लेता हूँ। साक्षी पटेल पूछ रहे हैं कि एनसीटी आईटीबी वालों के लिए बुक बताए, इंग्लिश टीचिंग एप्ट रीजनिंग हिंदी के लिए। तो बुक्स हमने अभी नहीं बनाया, आपको डायरेक्टली पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। पहली बार एनसीटी एग्जाम हो रहा है ना, मतलब 2023 में पहली बार हुआ था, ये सेकंड टाइम हो रहा है, तो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए पीडीएफ मटेरियल से हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। एंड और क्या डाउट है? एक डाउट है और कि रिलेटेड टू सबका एक ही बार एग्जाम होता है। देखो मधुस्मिता पूछ रहे हैं कि आरआई का एग्जाम अलग अलग होता है क्या? नहीं, एक साथ एग्जाम होता है। आरआई सी का सिर्फ एक ही बार एग्जाम होता है। अभी जो एडमिशन चल रहा है वो एनसीईटी के थ्रू चल रहा है, दूसरा है, ठीक है। अभी जो काउंसलिंग चल रहा है आरआई का वो एनसीईटी के थ्रू चल रहा है। आरआई अजमेर और भोपाल का अलग से एग्जाम हुआ एनसीईटी के थ्रू इंटीग्रेटेड के लिए, तो उसका अलग से चल रहा है। आरआई भुवनेश्वर एंड मैसूर का पहले से हो गया था, तो उनका एडमिशन बहुत पहले से हो गया है। तो आरआईसी का एग्जाम एक ही बार होता है साल में, एंड उसमें सब लोग को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। 2 ईयर बीएड एंड 2 ईयर एमएड को तो आरआईसी का एग्जाम ही देना पड़ता है सब लोगों के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही एग्जाम आरआईसी। एंड बाकी लेवल 1 के बच्चों के लिए, इंटीग्रेटेड के बच्चों के लिए अजमेर एंड भोपाल का इस बार अलग से हुआ। एंड भुवनेश्वर एंड इसका आपका मैसूर का पहले हो गया था, बाकी 2 आरआई का बाद में हुआ, ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर बाकी सारे आरआई जो है इंटीग्रेटेड के लिए, लेवल 1 के लिए हो सकता है आईटीपी में आ जाए, एंड 2 ईयर बीएड एंड 2 ईयर एमएड के लिए एज यूजुअल चलेंगे, ठीक है। क्लियर? ओके,
ओके चलो लेट्स थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। आई होप आप लोग को बहुत हेल्प मिला होगा। फिर भी कोई डाउट होता तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो सारे टीचर्स को। वी आर दे आर ऑलवेज ओके, हम आपको हेल्प करते रहेंगे। बस ये सेशन का मतलब ये था कि डरो मत, मेहनत करो, हम आपके साथ हैं, ठीक है? क्लियर? आप अपना मेहनत दो, हम आपको सिलेक्शन देंगे, ठीक है? दिस इज द लाइक जैसे बोलते हैं ना, Thank you, सुबह sir. सुबह सुबह जैसे बोले Sure, sir. ठीक है, सर सिलेक्शन डेफिनेटली मिलेगा। यस सर विशाल पूछ रहे थे कि क्या ड्रॉप लेना चाहिए, 2 बार उन्होंने पूछा था देखो, कमेंट में। अच्छा मैंने देखा नहीं ड्रॉप, तो ड्रॉप के बारे में ही हम लोग बात करते हैं। ड्रॉप वर्थ इट है, क्योंकि आरआई एक ऐसा जगह है, ऐसा कॉलेज है कि ड्रॉप लेना वर्थ इट है। मैं खुद 1 साल का ड्रॉपर हूँ, प्रशांत सर 1 साल का ड्रॉपर है, प्रशांत सर भी, ठीक है? प्रशांत सर का भी 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप है, मेरा भी 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप है। मैंने कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, मैं प्रिपरेशन कर रहा था नीट का, ठीक है? प्रशांत सर का भी सिमिलर इंसिडेंट है, वो भी नीट का तैयारी कर रहे थे। तो ड्रॉप लेना मेरे हिसाब से कुछ बुरी बात नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेटेड वालों के लिए तो डेफिनेटली ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि 3 साल प्लस 2 साल 5 साल होता है। 2 ईयर बीएड करोगे तो ग्रेजुएशन के साथ, आईटीपी करोगे तो 4 साल, 1 साल का ड्रॉप लिया तो 4 साल वैसे भी आपका मैनेज हो गए। बेस्ट कॉलेज में पढ़ोगे, 1 साल ड्रॉप हो गया तो क्या हुआ, बेस्ट कॉलेज में पढ़ोगे 4 साल के अंदर। तो ड्रॉप लेना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है 2023 वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। और 2 ईयर बीएड के लिए तो आप पीजी करो, कुछ और एक्सपीरियंस करो, फिर उसके बाद बीएड करो। तो पीजी के लिए तो कोई एज लिमिट ही नहीं है। तो मतलब पीजी या ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर बीएड जो करते हैं उनके लिए तो कोई एज लिमिट नहीं है, तो वो तो जितना चाहे ड्रॉप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर यस यस बोलो। सर अभी सर मेरा क्या है ना सर, मैं तो सर इस साल सर 12 पास हो गया। हाँ और सर मैं सर 2023 में सर एग्जाम दिया था सर आरआई का। सर आरआई सर क्या था सर, बैच करके था सर, जो सर अप्रैल में चालू हुआ था। तो फिर सर मेरा वहाँ पर सर सिलेक्शन नहीं हुआ सर, 89 मार्क आया फिर भी नहीं हुआ। तो फिर सर मैं यूईटी दिया था सर। तो फिर सर मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया सर एक कॉलेज में, और जो सर मेरा घर से 100 किलोमीटर दूर है। तो फिर सर आने जाने में ही मेरा सर 5 घंटा लग जाता है। और सर मैं सुबह सर 8 बजे निकलता हूँ, तो फिर सर मैं रात को सर 8 बजे सर पहुँचता हूँ। तो फिर सर मेरा मतलब एकदम मन नहीं होता पढ़ने का, तो एकदम थकान होता है। तो फिर सर ऐसा बहुत देर 100 किलोमीटर आप ट्रैवल करते हो? यस सर, बस से सर। हॉस्टल नहीं मिल रहा है? नहीं सर, वहाँ पर कोई पीजी वूजी नहीं है सर, और हॉस्टल तो है ही नहीं सर, पीजी में रहना पड़ता है, तो नहीं। देखो, अगर आप मान के चलो विशाल आप करते भी हो, ठीक है, आप आरआई का प्रिपरेशन छोड़ देते हो, मैं एक चीज आपको बोल रहा हूँ, सारे बच्चों के लिए एक लेसन होगा ये चीज जानने का, कि अगर मान के चलो आपको दैट इज योर डेस्टिनी, वही ही जाना है सिर्फ, तो फिर भी 100 किलोमीटर दिल्ली जाने आने में ना बहुत दिक्कत होगा। मान के चलो कभी बस का स्ट्राइक हो गया, कभी आप थक गए, पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आपको एकेडमिकली बहुत नुकसान होगा। 100 किलोमीटर डेली बेसिस पे एक स्टूडेंट जाने आने में, बस से, वो ट्रेन होता तो अलग चीज है, ट्रेन में भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा 100 किलोमीटर। आपको अगर 100 किलोमीटर दूर की कुछ कॉलेज में मिला है तो वहाँ आसपास हॉस्टल या पीजी में रहने का ये करो, नहीं तो मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि डेली इतना सुबह 8 बजे निकलते हो, रात के 8 बजे आते हो, तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। वो जो लर्निंग है आपको लाइफ में, जो कॉलेज में जो सीखना चाहिए ना, वो नहीं सीख पाओगे उतना ज्यादा, तो सर वो नहीं इफेक्टिव नहीं होता। इफेक्टिव नहीं होगा, लर्निंग नहीं कर पाओगे। लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो वो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? और सर उन्होंने वो क्वेट वाला देकर कॉलेज ज्वाइन किया क्या? सीयूईटी 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 का कॉलेज, हाँ सीयूईटी के अंदर कोई कॉलेज ज्वाइन किया है विशाल? यस सर। सर हाँ बोला हाँ, सर एनसीटी अप्रूव भी नहीं है ना। एनसीटी अप्रूव नहीं है तो देखो आप ये कर सकते हो, आप आसपास कहीं कोई और बीएससी या कहीं पे बीए में एडमिशन करके आरआई का तैयारी कर सकते हो, या कोई अच्छा कॉलेज एनसीटी अप्रूव वाला कॉलेज में ज्वाइन करना, यूजीसी अप्रूव वाला कॉलेज में ज्वाइन करना अच्छी बात है, ठीक है? आरआई के लिए 1 साल ड्रॉप, देखो विशाल फॉर एग्जाम्पल आपका 89 मार्क्स है आरआई के एग्जाम में, विन 2-3 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन आपने लेट ज्वाइन किया था फॉर एग्जाम्पल, थ्रू आउट द ईयर की प्रिपरेशन में डेफिनेटली लाइक 110-120 हो जाएगा अगर आप बहुत अच्छी तरह से मेहनत करते हो तो, ठीक है? यस सर। ऐसे बहुत सारे बच्चों का हुआ भी है, आपका भी हो सकता है, ठीक है? सर मैं मेरा भी। हाँ हाँ और सर देखो, मेरा सर 12th में सर 66% था, तो फिर सर जाना ही था सर मेरे को आरआई। हाँ हाँ मेहनत करो डेफिनेटली आपका भी हो सकता है। 66% ठीक है, कम है, लेकिन मेहनत कर लेने से हो जाएगा। जैसे अभी आज डिस्कशन कर 62% मीनाक्षी का था, ठीक है? और इंटीग्रेटेड में ज्यादा कंपटीशन भी रहता है, ठीक है? तो आप मेहनत थोड़ा ज्यादा आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, मेहनत करो। दोनों एग्जाम है आरआई एनसीईटी,
दोनों का एग्जाम देना है। आरआई अगर नहीं होता यूनिवर्सिटी केस तो डेफिनेटली कोई ना कोई बेस्ट कॉलेज आप एनसीटी के थ्रू मिल ही जाएगा, मेहनत करने से डेफिनेटली होगा। हमारे बैच में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रिपीट लिया था लास्ट ईयर। एक टीसा पॉल करके एक लड़की थी, उसके साथ में मैं कभी इंटरव्यू करूंगा, देखना। उसने 2 साल का मतलब पहले क्रैश कोर्स लिया था 3-4 महीने का, फिर उसके बाद पूरा 1 साल का प्रिपरेशन उसने लिया और फाइनली उसको आरआई भुवनेश्वर में सीट मिल गया। जबकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम सीट होता है, टोटल पूरा 7-8 स्टेट का मिला के 13 सीट होता है, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया था। उसका भी रैंक 1 में सिलेक्शन हुआ, त्रिपुरा कैटेगरी, त्रिपुरा में रैंक 1 हुआ था। तो बिल्कुल हो सकता है। हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है, बस दिखा नहीं पाता हूँ मैं आपको, बस स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अगर इस तरह का आज जैसे सेशन हुआ, डेली इस तरह का मैं सेशन करता रहूंगा, मेरे पास तो टाइम उतना रहता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करूंगा तो डिसीजन लर्निंग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट लेवल बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन वही बात है कि हम मेरे पास उतना, मैं प्रमोशन या ये सब में इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन वही बात है कि अभी करना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत चीज सीखा मीनाक्षी से। ओके चलो, सर थैंक यू। यस सर आरआई में ऐसे प्लेसमेंट है और इतना कंपटीशन है तो सीट इतना कम क्यों है अभी तक? क्या कम है? सीट कम है? सीट इतना कम क्यों है? मतलब प्लेसमेंट है, कंपटीशन है, तो सीट इतना कम क्यों है सर? आपका क्वेश्चन में ही आंसर है, बस आप उल्टा पूछ रहे हो, ठीक है। आरआई में सीट कम है इसीलिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। आरआई में सीट कम है, आरआई के सारे बच्चों को 100% प्लेसमेंट मिलता है, इसीलिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है। क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में लाखों सीट है, कंपटीशन नहीं है, ठीक है। आप जेई मेन दो, ठीक है, सॉरी जेई का एग्जाम दो, नहीं भी सिलेक्शन था एडवांस में तो भी आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। सीयूईटी का एग्जाम एग्जैक्टली दो, सर। कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। लाखों सीट है सीयूईटी में भी, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सीट है, कंपटीशन नहीं है बिल्कुल, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। एनसीईटी का एग्जाम देख लो, इस बार जो एग्जाम हुआ 4000 सीट था, 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, लगभग सारे बच्चों को सीट मिल गया। जो भी मतलब बच्चे बच गए हैं उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिला बल्कि वो सिलेक्शन नहीं लिए, सबको मिल गया। एनसीईटी में कंपटीशन नहीं था, सिलेक्शन आराम से मिल गया। आरआई में क्यों इतना ज्यादा कंपटीशन है? क्योंकि आरआई में सीट कम है। सीट कम जब भी होगा कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि आरआई ने सीट क्यों नहीं बढ़ाया अभी? देखो जो बहुत बड़ा कॉलेज होता है ना, उसका नाम ज्यादा या उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा तब होता है जहां पे सीट कम होता है। जब आरआई में भी बहुत सारे सीट हो जाएगा ना तो आरआई का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा क्योंकि सबको मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो आरआई इंडिया में 5 आरआई है एंड कम सीट है, इसलिए इसका इतना इंपॉर्टेंस है, इतना ये है। एंड सारे बच्चों को जॉब दिलाना भी इनका काम है, तो बहुत सारे सीट कर देंगे, सबको जॉब नहीं दिला पाएंगे, इतना सारा पोस्ट प्लेसमेंट नहीं दिला पाएंगे तो दिक्कत है। लेकिन आरआई में सीट इंक्रीज होगा, 50 की जगह 100 या 150 हर एक स्ट्रीम में हो सकता है। 100 तो डेफिनेटली हो सकता है, 50 की जगह 100 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है, कंपटीशन बहुत ज्यादा इसीलिए क्योंकि सीट कम है। एंड आरआई अभी एक यूनिवर्सिटी बन जाएगा, जब आरआई यूनिवर्सिटी बन जाएगा तो अपना सीट बढ़ा देगा। क्या होता है, सीट तभी बढ़ा पाते हैं, इसके पीछे बहुत सारा चीजें हैं, पॉलिटिक्स एंड बहुत सारा जो रूल्स रेगुलेशन है। तो टीचर एंड स्टूडेंट का एक रेशियो होता है, ठीक है। टीचर एंड स्टूडेंट का एक रेशियो होता है, 1:30 फॉर एग्जाम्पल रेशियो है या 1:50 रेशियो है। तो उतना नंबर ऑफ टीचर अगर नहीं है तो उतने नंबर ऑफ सीट्स नहीं होने वाला, ठीक है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट ही नहीं करेगा टीचर तो सीट कैसे बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए तो सारा चीज डिपेंड करता है। आरआई में सीट बढ़ जाएगा, 50 की जगह 100 तो डेफिनेटली आपको 2 साल के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आरआई अभी यूनिवर्सिटी बन गया है तो सीट बढ़ जाएगा। 55 सीट है पर स्ट्रीम, 55। यस सर अभी लीव कर सकते हैं? यस ऑल कैन लीव, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सर? चलो गुड नाइट। यस बोलो, लास्ट क्वेश्चन। सर आपने जो सीयूटी बोला, सीयूटी जो बीएड लेवल है वो कौन से लेवल का क्वेश्चंस पूछता है, 12th और ग्रेजुएशन? सीयूईटी में जो क्वेश्चन तुमको पूछा जाता है मेनली मुझे जितना लगा बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछता है। 10th से लेकर 12th तक मैक्सिमम तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 ईयर बीएड का जो होता है उससे ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछता, ठीक है। जीके टाइप जीएस टाइप क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ओके। एंड आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल टेस्ट बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बाकी एक्स्ट्रा जो पोर्शन है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको सीयूईटी के बैच में। सीयूईटी के बैच हमने स्टार्ट तो नहीं किया है, हाँ एनरोलमेंट हमने स्टार्ट कर दिया। आपके बैच में से जो 1500 उसके प्राइस हमने रखा है, आपके बैच में से जो भी ज्वाइन करता है 1500 उसका प्राइस रखा है। आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। क्लासेस में कोशिश करूंगा बहुत जल्दी अभी स्टार्ट करने की, लेकिन सिलेबस का जिम्मेदारी मैं पूरा 100% सिलेबस का जिम्मेदारी लेता हूँ आपके सामने लाइव क्लास में बोल रहा हूँ। एक बार तो डेफिनेट कंप्लीट होगा, एक बार रिवीजन भी मैं कराऊंगा, चिंता मत करो सिलेबस कंप्लीशन का। बस थोड़ा क्या है कि मतलब अभी कुछ काम को अच्छे से कर लेते हैं ताकि ब्रेक ना आए। एक बार मैं स्टार्ट कर दूंगा तो ब्रेक ना आए, इसीलिए मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया। अभी मुझे एक बार दिल्ली जाना है कुछ रीजंस की वजह से, तो वो थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, इसलिए क्लासेस तो आरआई का हो रहा है।
अच्छे से करते रहो। सीयूटी का भी वंस हम स्टार्ट कर देंगे तो विदाउट ब्रेक जो है हम लोग अच्छे से क्लास करेंगे, ठीक है? क्लियर? ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। यस, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।